अफसानचे को उर्दू अदब की एक ऐसी सिन्फ करार दे सकते हैं जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ को सामने लाती है। इस सिन्फ के ज़रिए चंद मकबूल अफसानचा निगारों की काविश सुनते हैं। मोहम्मद बशीर मालेर कोटलडी अफसानचों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है वारदात। इस सनसनीखेज वारदात ने तहलका मचा दिया था। जो सुनता हैरत ज़दा रह जाता। कत्ल और करीम भाई का, मगर क्यों? ना तो वो फ़रक़ा परस्त थे, ना वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, सरमायादार थे और न बदमाश। उनका कत्ल हुआ तो क्यों? आखिर एक दिन कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। उनका कत्ल नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आँखें और गुर्दे निकालकर उनको झाड़ियों में फेंक दिया गया था। किरण सिद्दीकी का अफसानचा। उन्वान है औकात। ये शहर का मशहूर तरीन 5 सितारा होटल था। बाहर सड़क पर 2 बड़ी सियासी जमातों के हामी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद, मुर्दाबाद वगैरह जैसे तेज़-ओ-तुंद नारे। अंदर प्रेसिडेंट सूट में दोनों जमातों के सरबराहान बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह गप शप कर रहे थे। मौजू आम इंतखाबात में होने वाली नशिस्तों पर समझौता था। एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने के वादे हुए और पसे पर्दा एक दूसरे की मदद करने के मुआहदे भी। तभी एक रहनुमा का सिगरेटी तेज़ी से अंदर आया। जनाब, बाहर वर्कर्स के दरमियान शदीद किस्म का झगड़ा हो रहा है। दोनों सरबराहों ने एक दूसरे को मानी खेज मुस्कुराहट के साथ देखा, गोया बज़बान खामोशी कह रहे हों, उनको लड़ने मरने दो, उनकी यही औकात है। और अब सुनते हैं किरण सिद्दीकी का अफसानचा। उन्वान है सोच। कल मैं नहीं आऊँगा। आजकल एडमिशन्स का सीज़न है, आप ज़रा देख लीजिएगा। स्कूल मालिक ने, जो प्रिंसिपल भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर से कहा। क्यों सर? कल मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाने जाना है। उन्होंने जिस स्कूल का नाम लिया वो टॉप क्लास स्कूल था। सर, आप बेटे को यहीं ले आते, उसे तो अभी प्राइमरी में ही दाखिल करवाना है ना। मुझे अपने बच्चे की शुरू से बेस मजबूत करनी है। यहाँ की मैट्रिक पास टीचर्स भला मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएं और क्या सिखा पाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर हैरानी से स्कूल मालिक की शक्ल देख के सोचने लगा। M.A. सलाम हमीद का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फ़र्क। रात के 1:30 बज रहे होंगे। मजदूरों की बस्ती में एक भी फर्द सो ना पाया था, जबकि उन्हें सोना था। तुलुए शहर के साथ उन्हें मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाना था। ये रोज़ का मामूल है। लेकिन
مجبور تھے سب کہ اللہ والوں نے ثواب کی نیت سے واعظ کی محفل سجا رکھی تھی۔ 6 7 مائک شاید کم پڑ رہے تھے۔ مولانا فرما رہے تھے، اسلام کسی کو ذرا بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے سنتے ہیں مظفر حنفی کا افسانچہ اخلاقیات۔ وہ دونوں فوارے کے کارنرز پر بیٹھے بڑی دیر سے اخلاقیات پر بحث کر رہے تھے۔ دیکھیے نا کیا زمانہ آ گیا ہے، شارع عام پر اس قسم کے مجسمے نصب کرنا کہاں کی تہذیب ہے۔ اجی صاحب کیا عرض کروں، ابھی کل ہی ارے، اور وہ دونوں سامنے سے گزرتی ہوئی برہنہ پگلی کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے۔ نیلم احمد بشیر سینئر قلمکار، ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے دروازے۔ درخت پر بیٹھی چڑیا بہت خوش تھی، پیٹ دانے سے بھرا تھا، ہری ہری گھاس دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ مظاہر قدرت کے حسن نے وادی جگمگا دی تھی۔ گنگناتی ہوا اتنی ٹھنڈی تھی جیسے اللہ میاں نے انسان کی کسی بات پر خوش ہو کر جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہوں۔ درخت کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے تھے۔ کافر کہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ایک غصے سے دہاڑا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، دوسرا غرایا۔ تو کافر ہے۔ دونوں نے بندوقیں اٹھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فائر کی آواز سے وادی گونج اٹھی۔ جانوروں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ چڑیا بھی حیرت زدہ ہو کر اس جانب دیکھنے لگی۔ اس کے منہ میں دبا دانا باہر جا گرا۔ یکایک آسمان میں ایک سلسلہ وار آواز آنے لگی، یوں جیسے دور بہت سے دروازے کھٹا کھٹ بند ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ نیلم احمد بشیر کی مینی کہانی مرجانی سنتے ہیں۔ مجھے سیب کھانے کا بہت شوق ہے۔ روز کتنی ہی اقسام اور کوالٹی کے سیب خرید کر لاتی ہوں، انہیں اہتمام سے کاٹتی ہوں اور پلیٹ میں سجا کر کھاتی ہوں، مگر ہر دفعہ میں یہی سوچتی ہوں، خواہ مخواہ کھایا، مزہ نہیں آیا، نہ ہی کھاتی تو کیا تھا۔ پھر مجھے وہ یاد آ جاتی ہے، کالج میں میرے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی، آج جس کا نام بھی میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ گول چہرہ، صحت مند جسم، فیشنیبل انداز میں کٹے ہوئے بال، کرتا اور چست پائجامہ زیب تن کیے وہ ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور لڑکی مجھے کبھی بھولی نہیں۔ اس کے چہرے مہرے اور شخصیت کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کسی آسودہ خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ میں اور میری چند سہیلیاں مڈل کلاس لڑکیاں تھیں، جہاں ماں باپ بڑی مشکل سے ہماری فیسیں اور اخراجات پورے کرتے تھے۔ کالج میں بریک ٹائم ہوتا تو ہم لوگ اپنے اپنے پیسے جمع کر کے صدیق چاٹ والے سے 1-2 چاٹ کی پلیٹیں لے لیتے اور مل بانٹ کر کھا لیتے۔ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سموسے لیتی اور کوک پیتی، پھر بیگ میں سے نکال کر خوبصورت، خوشبودار، خوش ذائقہ رسیلے سیب
निकाल कर उनमें दांत गाड़ देती। हमने उसे कभी कभार ये भी कहते सुनते, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर एवे। तभी से मुझे सेबों से मोहब्बत हो गई, शायद इसलिए भी कि हमारे घर में सेब या दीगर महंगे फल आते नहीं थे। कभी कभार अमरूद, आम या खरबूजा आता तो भाई और बहनें नदीदों की तरह फौरन ही खा पी कर बराबर कर देती। सेब खाने की मुझे हसरत ही रही। उसकी और मेरी क्लास में बहुत फ़र्क नज़र आता था। मैं पब्लिक बस में आती जाती और वो एक बावर्दी ड्राइवर के साथ गाड़ी में से उतरती और शान से चलती हुई कॉलेज में दाखिल होती नज़र आती। पढ़ाई में अलबत्ता उससे बहुत बेहतर थी, यानी लायक फायक अच्छा नंबर लेने वाली। मैं और मेरी सहेलियाँ अक्सर कैफेटेरिया की कुर्सियों पर बैठकर अमीर लड़कियों की छोड़ी हुई कोक और समोसों के टुकड़ों पर नज़र जमाए रहते। जैसे ही वो उठकर जाती, हम भागकर उसके मेज़ पर जा पहुँचते और बचा खुचा खा पी कर कहे लगाने लग जाती। वो अपनी खूबसूरत खिलते हुए फैशनेबल अंदाज में कटे बाल झुलाती, सेब खाती तो मुझे उससे बड़ी जलन महसूस होती। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाती, मर जानी सेब खाती, कितनी बेनियाज मगर अच्छी लगती है। फिर कॉलेज का दौर ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई मुकम्मल करके वक्त दबे पांव गुजरता गया। हम सब अपने अपने घरों में सेटल हो गए। हम भूल गए हर बात, मगर मुझे अपनी बढ़िया रसीले सेब खाने की हसरत हमेशा याद रही। कई बार अच्छे से अच्छा सेब लाई, मगर कोई ख़ास मज़ा ना आया। जैसा सोचा था वैसा तो सेबों का स्वाद ना था। वो लड़की मुझे कभी ना भूली, हालांकि भूल जानी चाहिए थी। कई दहाइयाँ गुजर गईं, मगर इसका ख्याल जहन से चिपका रहा। मरजानी कॉलेज के आखिरी साल में ही कैंसर के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मरने से पहले इसके इर्द गिर्द कितने डॉक्टरों का जमघटा रहा होगा, हालांकि वो इतने सेब खाते। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अंग्रेज़ी मीडियम। एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में प्री प्राइमरी के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। सब माएँ अपने अपने बच्चों के साथ मौजूद थीं। एक बहुत मॉडर्न खातून खासी घबराई हुई लग रही थी। कभी वो अपने बच्चे को अंग्रेज़ी की पोएम याद करवाती, कभी अंग्रेज़ी में चीज़ों के नाम याद करवाती। बच्चा खासा शरारती था। वो बार बार गोद से उतरकर भाग जाता तो वो अंग्रेज़ी में ही डांट डपट करके उसे वापस गोद में बिठा लेती। राबिया काफ़ी देर से उन्हें देख रही थी। उसे वो शनासा सी लग रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, आप सिलाई वाली खाला ज़ैनब की बेटी शाहीन तो नहीं हैं? शाहीन ने झुंझलाते हुए बच्चे को गोद में भरा और बड़बड़ाती हुई वहाँ से उड़ गई। वाह माँ, तेरी सिलाई हर जगह तेरी जान पहचान वाली मिल जाती है।